हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मीथेन पर चर्चा करेंगे। और मीथेन जो है ये कक्षा 10 की क्लास में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर में पाया जाने वाला कंपाउंड है, जिसे आज हम देखेंगे कि मीथेन बनता कैसे है, मीथेन की उपयोगिता क्या है, मीथेन की संरचना कैसे होती है, मीथेन कहाँ से उत्पन्न होता है और मीथेन हमारे कार्बनिक रसायन में सबसे पहले प्राप्त कौन किया, कहाँ से प्राप्त किया, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे मीथेन के इस टॉपिक में। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए लिखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। और ज़्यादातर मैं तो कहूँगा कि हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये विज्ञान में, रसायन विज्ञान में सबसे पहला अगर इनको कोई यौगिक पढ़ना है वो भी कार्बनिक में, तो इनको पढ़ना है मीथेन। मीथेन किससे कहते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मीथेन क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम इस व्हाइट बोर्ड पर आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और बाकी लोग जो पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं वो लाइक शेयर कर दें, यानी अपने ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सबको ये जानकारी अच्छे से मिलती रहे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं मीथेन। देखिए वैसे मीथेन जो है इसका फार्मूला CH4 होता है। मीथेन का फार्मूला जो होता है वो CH4 होता है और ये एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य भी है। अब बात आ गई एल्केन क्या है, जैसे हमने नाम ले लिया एल्केन, एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य, एल्केन श्रेणी का ये पहला सदस्य है। देखिए एक एक पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है, तो पहले जानिए एल्केन क्या है। एल्केन का मतलब हो गया कि जिनका फार्मूला CnH2n+2 होता है वही एल्केन कहलाते हैं। ये N क्या होता है, N का मतलब जैसे नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या अगर आप 1 लेते हैं, 1 लिख दीजिए और यहाँ पर H लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुणे 1 + 1, हल करेंगे तो हो जाएगा CH4। ऐसे ही आप कार्बन की संख्या को बढ़ाते जाइए, C2 कर दीजिए तो 2 गुणे 2 + 1, तो 2 दूनी 4, क्या हमने लिखा है 2 लिखना था, 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो C2H6 हो गया। ऐसे ही जब बढ़ते चले जाएंगे तो एल्केनों की एक श्रेणी मिल जाएगी, एक श्रृंखला मिल जाएगी। तब आप देखेंगे सबसे पहले अगर कोई सदस्य पाया गया है तो वह है मीथेन CH4। इस गैस को प्रायः दलदली गैस भी कहते हैं, जरूर जानेंगे ये। इसे हम दलदली गैस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दलदल पर पाए जाने वाली सभी गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। दलदल का मतलब हो गया कि जहाँ पर मिट्टी के ऊपर बिल्कुल हम दबाएं तो ऐसे ये दलदल जैसा महसूस हो, तो वहाँ पर वो गैसें यानी मीथेन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसे कहा गया दलदली गैस। जैसे एक है जीवाश्म, जीवाश्म का नाम भी आप सुने होंगे, इसमें बता दें जीवाश्म से ही दलदल का निर्माण हुआ है। जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ था, जैसे ये पृथ्वी है, ये है ना, यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं। जब ये उथल पुथल हुआ था तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ सब ये पृथ्वी के अंदर दब गई थी। दब जाने के बाद आज हमें वह ईंधन के रूप में मिल रहा है। ये सब ये जो मिल रहे हैं हमें आज ईंधन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, और ईंधन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं ईंधनों को जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। और उस जीवाश्म ईंधन में सर्वाधिक मात्रा में ये मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का जो स्रोत है वह दलदली गैस के रूप में पाया जाता है, या जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन है, या ऐसे कहें मीथेन का जो प्रमुख स्रोत है वो है पेट्रोलियम। आप जानिए, जानते रहेंगे, पेट्रोलियम हो गया, और दूसरा है प्राकृतिक गैस।
प्राकृतिक गैस इसका प्रमुख स्रोत होता है। जैसे आप सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में प्राकृतिक गैस भरा होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन। अब उसमें मीथेन का जो परसेंटेज होता है लगभग 80% होता है। मीथेन का परसेंटेज अधिक पाया जाता है प्राकृतिक गैसों में। हमारे ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त होता है सिलेंडर एलपीजी, उसमें भी मीथेन का परसेंटेज अधिक पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कह सकते हैं मीथेन के प्रमुख स्रोत। पेट्रोलियम में भी मीथेन अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब तेलों में भी मीथेन का परसेंटेज अधिक पाया जाता है। और बात करें मीथेन हमारे खेती में भी पाए जाने वाली प्रमुख गैस है, और खेती का मतलब विशेष रूप से धान की खेती से है। धान की खेती में मीथेन गैस अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। यहाँ नोट करेंगे, अगर कहा जाए कि खेती में किसकी खेती में मीथेन निकलता है तो आप ध्यान देंगे वह है मीथेन। धान की खेती से मीथेन गैस ज़्यादा उत्पन्न होता है। अब अगर कहा जाए कि मीथेन गैस की खोज किसने किया तो ज़रूर जाने रहिए इन 1774 1774 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोल्टा। वैसे वोल्टा नाम से ज़्यादा प्रचलित हैं। स्विट्जरलैंड के थे ये। 1774 ईस्वी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये मीथेन गैस की खोज की गई। वैसे वोल्टा को अगर कहा जाए तो ये ए वोल्टा कहा जाता है, या इनको पूरा अगर नाम जाने, एलिसांद्रो, इनका नाम था एलिसांद्रो वोल्टा। इन्होंने ही मीथेन गैस की खोज की। चलिए इतनी जानकारी आपको मिल गई कि एलिसांद्रो वोल्टा द्वारा, जो कि स्विट्जरलैंड के थे, मीथेन गैस की खोज के। मीथेन गैस जो है जिसका फार्मूला CH4 होता है और ये धान की खेती में अधिक पाया जाता है। प्राकृतिक गैस और इसके पेट्रोलियम प्रमुख स्रोत होते हैं। इसका स्रोत जो होता है वो CH4 होता है। अब बात करेंगे बनाने की विधि, कम से कम ये जानिए, हाई स्कूल में अक्सर पूछा जाता है कैसे इसका निर्माण होता है, क्या इसकी उपयोगिता है। उपयोगिता तो इसी सब में जानते चले जाएंगे, लेकिन पहले जानिए बनाने की विधि क्या है। प्रयोगशाला में अगर इसे बनाने की बात करें तो सोडियम एसीटेट लेते हैं। सोडियम एसीटेट पर लिख देते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA। ये हो गया सोडियम एसीटेट। और इस पर मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही दोनों मिलाएंगे, गर्म करेंगे, NaOH। एक बात और कि आप गर्म नहीं करेंगे तब भी ये गर्म हो जाए, क्योंकि ये जो क्षार अथवा अम्ल होते हैं ये स्वयं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्वयं गर्मी उत्पन्न करते हैं जब भी ये, अब ये देख रहे ये लवण है, ये सोडियम एसीटेट जो है एक प्रकार का लवण। अगर ये Na हट करके H हो जाता तो ये सिरका बन जाता, एस्टिक एसिड। लेकिन यहाँ पर लवण है, लवण पर के ऊपर आप क्या डाल रहे हैं, क्षार, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और यदि इसे हम पानी में डाल देते तो गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अम्ल अथवा क्षार जब भी पानी में पड़ते तो स्वयं ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। ये सब जब केमिकल रिएक्शन आप पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है, जाने रहिए, अम्ल अथवा क्षार को, अम्ल का मतलब जो H पॉजिटिव देने वाले हों, क्षार का मतलब जो OH नेगेटिव देने वाले हों, ऐसे पदार्थों को जब पानी में डाल दिया जाता है तो स्वयं गर्मी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसे हम हीट का चिन्ह है, ये त्रिभुज के रूप में दिखा देते हैं, वो मान लिया जाएगा इसको गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब ऐसा करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि Na 2 बार है, COO कितनी बार, 2 बार है, और एक बार यहाँ से ऐसे, ये इस प्रकार से ऐसे कर लीजिए यहाँ तक, इसे इकट्ठा कर लीजिए। जब इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये CH3 है और H यहाँ पर है,
तो मिला करके बन क्या गया, CH4। हमें मेथेन प्राप्त करना था, ये मेथेन हमें प्राप्त हो गया। मेथेन कैसी होती है? मेथेन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। मेथेन की बात करें, ये गैस अवस्था में है, ये कलरलेस है, मतलब ये गैस अवस्था में पाए जाने के साथ साथ रंगहीन भी है और साथ साथ ये गंधहीन भी है। ये भी जानिए, यह गंधहीन भी है। और अगर बात करें, ये जल में अल्प विलीय है। वैसे जो मेथेन होते हैं उनका नेचर होता है अध्रुवीय, ये अध्रुवीय गैस होती हैं। तो अध्रुवीय गैस प्रायः अध्रुवीय विलायकों में ही घुलती हैं। जैसे CCl4 में घुल जाएंगी, H2O में घुलेंगी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, मतलब नथिंग कह सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग की मात्रा में ये H2O के साथ घुलती हैं। और भी अगर बात करें कि मेथेन कहाँ घुलेगा, तो मेथेन अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ऐसे लिख देंगे हम, मेथेन अध्रुवीय विलायकों में, यानी कार्बनिक में और अध्रुवीय विलायकों में इनकी घुलनशीलता पाई जाती है, जबकि H2O यानी जल में इसकी घुलनशीलता कम से कम पाई जाती है। अब थोड़ा सा बात करें कि मेथेन की संरचना कैसी होती है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथेन की संरचना। अब आप जानिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये। CH3COONA प्लस NaOH गिव्स आउट Na2CO3 प्लस CH4। CH4 हमें प्राप्त करना था मेथेन। ये इसका नाम भी लिख दें, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। अभी इसकी संरचना हम बताने चल रहे हैं, पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं मेथेन की संरचना। बिल्कुल बेसिक से तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, ब्रैकेट में कर लेते हैं CH4। देखिए, किसी की भी अगर संरचना आपको बतानी है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, तो यह जरूरी होता है कि थोड़ा बहुत आप संकरण के बारे में ज़रूर जानें। यह है संकरण। अब जैसे यहाँ पर हमें CH4 में कार्बन के ऊपर कौन सा संकरण पाया जाता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जब आप संकरण पा जाएंगे, संकरण जान जाएंगे, तो संकरण के अनुसार ही उसकी आकृति के बारे में, उसकी संरचना के बारे में पता लगा पाएंगे। और जब ये संरचना के बारे में पता चल जाएगा तो जान जाएंगे कोण भी कितना पाया जाता है। ये जरूरी है कि सबसे पहले आप संकरण के बारे में जानें। तो संकरण के लिए ये जानना जरूरी है कि इसका केंद्रीय परमाणु कौन सा है। केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है कि ऐसा परमाणु जिससे अन्य परमाणु घेर रखे हों। देख रहे, कार्बन की संख्या कम है, वो बीच में रहेगा, हाइड्रोजन इसको घेर करके रखा है। इसी प्रकार से ये चारों हाइड्रोजन, तो जो घिरा होता है वही केंद्रीय परमाणु कहलाता है। और हमें उसी पर संकरण भी देखना होता है। तो कैसे संकरण देखेंगे, सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी जानना जरूरी है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन घेर करके रखते हैं। उसके बाद कार्बन का नंबर कितना होता है, तो कार्बन का नंबर जो होता है वो 6 होता है। अब आप इसका विन्यास करिए। विन्यास के देखिए 2 तरीके हैं, 2 और 4। 2 और 4, एक तरीका ये हो गया, और संकरण निकालने का तरीका ये है। ये 1s2 2s2 2p2 होता है। तो 2p2 मतलब 2px1 और 2px के बाद y आएगा, ये भी होगा 1। देखिए 2 2 4 5 1 6 हो गया। इस प्रकार से इसका विन्यास करेंगे। और ये जो विन्यास होता है ये बिल्कुल शांत अवस्था का विन्यास कहलाता है। किस अवस्था का विन्यास,
शांत अवस्था में। अब देखिए, जो बाहरी कोश होते हैं वही संकरण की क्रियाओं में भाग लेते हैं। बाहरी कोश आपका ये देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये संकरण की क्रिया में भाग लेगा, और यही संयोजी कोश भी कहलाते हैं। संयोजी कोश का मतलब जहाँ से संयोग करते हों, जैसे हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा, कोई अन्य होता उसके साथ संयोग करता, तो जहाँ से ये संयोग करता है उसी को संयोजी कोश भी कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनों से संयोग करता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर यस में कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं। यहाँ पर पी ही है, एक्स वाई करके दिया गया है, तो पी उपकोश में जो होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। हम देख रहे हैं पी में तो है, पी एक्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना 0 है। पी जेड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया है। और यहाँ देखेंगे हमें कितने जोड़ने हैं, 4H, तो 2H तो जुड़ जाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही पाया जाता है वहाँ पर हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाता है, लेकिन ना तो यहाँ जुड़ पाएगा ना तो यहाँ जुड़ पाएगा। ऐसे दशा में हमें इसे जो शांत अवस्था में बैठा है इसे उत्तेजित करना होता है। अभी देखिए हम लिख देते हैं उत्तेजित अवस्था में। देखिए जब उत्तेजित करते हैं तो जहाँ डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस ऑर्बिटल को छोड़ करके अपने 1 इलेक्ट्रॉन को उस जगह पर भेजते हैं जहाँ पर शून्य इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया हो शांति अवस्था में, इलेक्ट्रॉन कूद करके वहाँ चला जाता है। देखिए जब आप इसको एक्साइट करेंगे तो यही 1 इलेक्ट्रॉन कूद करके पीजेड में पहुँचेगा और यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा इस प्रकार से। और यहाँ पर देखेंगे जो पी एक्स पी वाई पी जेड था, ऐसे पी एक्स पी वाई पी जेड लिख देते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का कूद करके कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर पहुँच गया है, बाकी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे। अब देखिए 4 हाइड्रोजन है, बहुत ईजिली बहुत आसानी से चारों हाइड्रोजन ये कर करके यहाँ जुड़ करके इसको पेयरिंग कर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। इसी प्रकार से जब ये जुड़ेंगे इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो देखिए कैसे बनाएंगे संरचना, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और जो ये 3 ऑर्बिटल हैं यहाँ पर, ये 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये पहले से था। अब की बार जो ये वाला है वो हाइड्रोजन से आया हुआ है, ये देखिए। अच्छा अब ऐसी दशा में देख रहे हैं अगर हम पार्टिसिपेट की बात करें तो यहाँ पर 1 यस का पाया गया और पी का 3 पाया गया, इसलिए ये जो संकरण पाया जाएगा इसका नाम होगा sp3 संकरण। याद रखेंगे बहुत आसान सा है जो हमने बताया है यहाँ शुरू से लेकर के लास्ट तक। ऐसे ही प्रयोग आप किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी यौगिक के लिए कर सकते हैं, बहुत आसान है। बस आपको रखना क्या है दिमाग में कि किसी भी तत्व का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर याद रखना है और साथ साथ उसका विन्यास करना भी आपको ज़रूरी होगा। शांत अवस्था में, यदि शांत अवस्था में सारे के सारे वह तत्व जुड़ जाते हैं जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े होते हैं, अगर नहीं होते तो आप उसको उत्तेजित कीजिए। उत्तेजित करने से अगर जुड़ जाते हैं तब आप संकरण देखेंगे कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है संकरण की दशाओं में। जब ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये sp3 संकरण। ऐसे अन्य यौगिकों में भी मिलेगा जिसे आप करना चाहेंगे। देखिए जब बात आ गई sp3 की, उसको मिटा देते हैं। जब अब बात आ गई sp3 संकरण की तब इसकी संरचना होती है चतुष्फलकीय। जब हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp3 पाया गया तो sp3 होने की दशा में आकृति जो होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय। अब ध्यान दीजिए मेथेन की संरचना चतुष्फलकीय होगी। ऐसे कैसे होती है मेथेन संरचना, देखिए
कार्बन यहाँ रखेंगे बीच में, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, समझने के लिए अभी अच्छे से बना देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। देखिए ये चारों हाइड्रोजन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो आप करेंगे क्या, देख रहे हैं, ये इसको यहाँ जोड़ लीजिए, इसको यहाँ जोड़ लीजिए, इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए, और ये दोनों संरचनाओं को ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये संरचना जो होती है कहलाती है चतुष्फलकीय संरचना। और यहाँ पर जो कोण पाया गया है कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन, देखिए हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो कोण पाया गया है 109 अंश 28 मिनट का। याद रखेंगे, इसमें कार्बन, ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि कोण HCH के बीच का जो कोण आया है वो 109 अंश 28 मिनट का। अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि मीथेन की संरचना कैसी होती है, तो आप बताएंगे मीथेन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। और साथ साथ अगर ये भी पूछ ले कि मीथेन में HCH के बीच का कोण कितना होता है, तो आप बताएंगे 109 डिग्री 28 मिनट। फिर पूछ ले कि मीथेन में संकरण कौन सा होता है, तो आप बताएंगे मीथेन में sp3 संकरण होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्यों होती है, क्योंकि विन्यास करने पर उसके बाहरी कोश में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। शांत अवस्था में, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में विन्यास ऐसे होता है। और ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है ये, इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में विन्यास इस प्रकार से होता है, और इसी अवस्था में आकर के हमें कौन सा संकरण मिलता है, ये sp3 संकरण मिलता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये संरचना और ये संकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी करिए। चलिए और भी बातें करें मीथेन के बारे में। बस छोटी सी बात और है, उसको बता दें, इसके बाद हम इस क्लास को बंद करेंगे। लेकिन जानिए वो छोटी सी बात क्या है, तो छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, जरूरी है सब जानना। वैसे हम ग्रीन हाउस गैस पर एक वीडियो आपको ज़रूर देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पहले ये पूरा हो जाए। वैसे पूरा हो ही गया है, और भी कोई टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे, उसके बाद तब हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं वही जाने, ये ग्लोबल वार्मिंग जानना सबको ज़रूरी है। आज ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा थोड़ी सी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मिला मीथेन गैस। वैसे जो मीथेन गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक ऊष्मन, तापन, पूरे पृथ्वी पर ताप का बढ़ना। देखिए ताप अगर बढ़ेगा तो ग्लेशियर हमारे पिघलेंगे, जो बर्फ़ है वो पिघलेगा, और जब बर्फ़ पिघलेगा तो निश्चित है बाढ़ आएगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी, और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो गंदगियाँ बढ़ेंगी, छोटे छोटे बैक्टीरिया जन्म लेंगे जो कि प्राणघातक बैक्टीरिया होंगे, मॉस्किटोज जन्म लेंगे। इस प्रकार से तमाम प्रकार के ऐसे जीव, हानिकारक जीव जन्म लेंगे जो हमारे लिए, हमारे प्राण के लिए काफ़ी हानिकारक होंगे, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस में मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सारी गैसें पृथ्वी के ताप को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये पृथ्वी के ताप को जब बढ़ाती हैं
तो यही क्रिया वैश्विक ऊष्मन कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, इसके बढ़ जाने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ये कैसे होता है? ये सारी गैसें जब पृथ्वी पर अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं तो जा करके जो हमारे पृथ्वी तल से 25 किलोमीटर ऊपर एक जो परत पाया गया है, जिसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं, O3 ओजोन परत, क्या करते हैं? यही सारी गैसें जा करके इस ओजोन परत में छिद्र कर देती हैं। और हमें पता है सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, पराबैंगनी प्रकाश की किरणें। पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को अवशोषण का काम ओजोन करता है। ये छान करके पृथ्वी पर शुद्ध प्रकाश की किरणों को भेजता है, जो हमारे और हमारे पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु वनस्पतियों के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन ये मीथेन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सारी जो गैसें होती हैं ये निकल करके ओजोन परत में छेद कर दे रहे हैं। ऐसे ये छिद्र हो जा रहा है। जब ये छिद्र हो जा रहा है तो पराबैंगनी प्रकाश की किरणें इसी छिद्र के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। और जब पृथ्वी पर आती हैं तो स्किन कैंसर, बालों का झड़ना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो रही है, लाइलाज बीमारी उत्पन्न हो रही है, लोग मर रहे हैं, वनस्पतियां नष्ट होती चली जा रही हैं। जो इमारतें हैं वो भी अपने रंग को, मतलब अपने जो रंग को वो गायब कर रहे हैं। जैसे देखिए आगरा का ताजमहल है, अभी वो उसका कलर बदरंग हो रहा है, अपना जो ओरिजिनल कलर था उसको खो रहा धीरे धीरे। क्यों? इन्हीं सब के कारण पराबैंगनी प्रकाश किरणें आएंगी और ये तपन को बढ़ाएंगी, अम्लीय वर्षा होगी। ये सब गैसें ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि ये जा करके ओजोन लेयर में छिद्र कर देती हैं और उसी के माध्यम से पराबैंगनी प्रकाश की किरणें नीचे आती हैं। यदि पूछा जाए कि पराबैंगनी प्रकाश की किरणें नीचे क्यों आती हैं, तो आप बताएंगे ओजोन परत में छिद्र होने के कारण इनका अवशोषण, किसका? ओजोन परत द्वारा, यानी ओजोन गैसों द्वारा अवशोषण कम हो जा रहा है, जिसके माध्यम से वो पृथ्वी पर आती हैं और ये पृथ्वी का तपन जो है बढ़ाती हुई चली जा रही है। ये होता है ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन की भूमिका। मीथेन की भूमिका ऊंची रही। बात कर लें थोड़ा सा मीथेन के उपयोग की। यहाँ ऐसे करें, मीथेन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप जानिए मीथेन को जब गर्म किया जाता है, इसे देखिए ये है CH4। CH4 को जब आप गर्म करेंगे मीथेन को तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और प्लस ये जल देता है। जब भी आप मीथेन को जलाएंगे, गर्म करेंगे तो नीली लौ के साथ जलता है ये, और साथ साथ ये क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देगा ये? जल, H2H2O, 2 2 नहीं 4, 4 हो गया, बाकी कंप्लीट है। यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर भी हम 2 लगा दें ताकि ये अपक्रिया भी बैलेंस हो जाए। और याद रखिए जब इसको हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जब वायु ही ना दे, देखिए CH4 है, वायु की अनुपस्थिति, आपने O2 लगाया था, मत लगाइए तो ये कार्बन ब्लैक देता। देखिए C+2H2, 2H2, इसको आप कार्बन ब्लैक नाम देते हैं, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक मतलब काजल मान चलिए, बिल्कुल काला हो जाता है ये, उसी को बोलते हैं कार्बन ब्लैक। हाँ, और यदि क्या करें, यदि हम इसी मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति तो दें लेकिन बहुत ही कम, पर्याप्त ऑक्सीजन ना दें, बहुत ही कम मात्रा रहे ऑक्सीजन की, तब हम अगर इसे गर्म करते हैं तो ऐसी दशाओं में ये पूरी तरह से अपघटित नहीं हो पाता है, तो CO देता है। CO का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दें पहले तब बताएं। कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत विषैली गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी अत्यंत विषैली होती है। जब हम कभी भी गलती से ये हमारे श्वास के साथ हमारे
अंदर प्रवेश करता है, श्वसन क्रियाओं में अंदर प्रवेश करता है, ये हमारे ब्लड को काला कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदारी ले लेता है, हमारा ब्लड जम जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही हानिकारक गैस है। और ये हानिकारक गैस कब प्राप्त होगी? जब मीथेन को गर्म करेंगे, लेकिन अधिक वायु नहीं, कम वायु की मात्रा में, जितना चाहिए इसे गर्म करने के लिए, जलाने के लिए, उतना ना हो करके बहुत कम मात्रा में जब हमें ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, जो कि अत्यंत विषैली गैस। एक रिएक्शन और है क्लोरीनीकरण, हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। इसे आप जानते हैं, फिर भी हम बता ही देते हैं, क्योंकि पिछले वाले क्लास में अगर आप देखेंगे तो हम एल्केनों का हैलोजनेशन देखे हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, मीथेन दिया गया, ये मीथेन की क्लोरीन से अपक्रिया करवा दी जाए Cl2 से, तो ये बनता है CH3Cl + HCl। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। ये जब तक सारे हाइड्रोजन गायब नहीं हो जाएंगे तब तक की क्लोरीन से क्रिया होती रहेगी। CH3Cl + Cl2, अब की बार CH2, फिर Cl2, फिर HCl बनेगा। अभी भी सारे हाइड्रोजन नहीं गायब हुए हैं। CH2Cl2 और ये Cl2 गिव्स आउट CHCl3 + HCl, और फिर यहाँ पर CHCl3 + Cl2 गिव्स आउट Cl4 + HCl। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 0 हो गया। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन था, अब कार्बन के साथ 4 क्लोरीन हो गया। 4 क्लोरीन होने के साथ साथ देख रहे हैं एक एक करके हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ गायब हो जाता है। तो याद रखेंगे, इसी अपक्रिया को एक नाम देते हैं, गर्म कर देंगे या इसको सूर्य के प्रकाश को दे देंगे। इस अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हो गया प्रतिस्थापन अपक्रिया। CH4 + Cl2, एक हाइड्रोजन निकलेगा, CH3 बचेगा, एक Cl जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा और जो Cl बचा रहेगा H के साथ जुड़ करके इस Cl देगा। इसी प्रकार से CH3Cl2 में भी, Cl में भी Cl2 क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन गायब हुआ, फिर बचा हाइड्रोजन जो वो दूसरे Cl से गायब हुआ, फिर बचा जो हाइड्रोजन वो चौथे Cl से जाकर के गायब होकर के ये अंतिम कंपाउंड देता है जिसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। ये सारे नाम हो गए। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने, इसको आप देख लीजिए, हम लोगों ने मतलब मीथेन के बारे में अच्छे से जान लिया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपके कमेंट को हम देखेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करके देंगे कि मीथेन हमने देखा, हमको मीथेन की कितनी समझ मिली, कितने अच्छे से समझ में हमें आया, इसे ज़रूर कमेंट में करिएगा। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।